नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सिद्धार्थ मेहन। आज शिक्षकों द्वारा उत्तर प्रदेश चुनाव पर परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। हम सभी के बीच एक्टिव, डायनामिक, बहुमुखी प्रतिभा के धनी और टाइगर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन के खिताब से नवाजे गए डॉक्टर जीडी गुप्ता जी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। सर, आपका जन्म और शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई, तो आप यूपी के बारे में अधिक जानते हैं। वर्तमान सरकार व्यक्तियों के लिए उपयोगी थी या नहीं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद डॉक्टर सिद्धार्थ मेहन जी। और आज जो आपने परिचर्चा शिक्षकों के साथ की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तक मैंने शिक्षकों के द्वारा की जाने वाली राजनीतिक परिचर्चा में भागीदारी ही नहीं देखी। और जो आपने प्रश्न पूछा है, बहुत ही नेक प्रश्न है। जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इस दौरान जो 5 साल का कार्यकाल जो बीजेपी का रहा, निसंदेह बहुत से ऐसे उत्कृष्ट काम हुए हैं जिनको उत्तर प्रदेश की जनता के लिए वरदान साबित हुए हैं। अगर मैं ये कहूं कि उसमें से मुख्य रूप से जो है वो था एक अराजकता, वो अराजकता कम हुई है। काफी हद तक मैं कहूं रोडों का निर्माण, गांव में बिजली, लोगों को मूलभूत सुविधाएं, और जो सबसे बड़ा डर था वो था एक दिमाग में बहुत ज्यादा भय, वो भय दूर हुआ। मैं आपको छोटी सी एक अपनी बात बताता हूं। एक बार मैं रोडवेज बस में सफर कर रहा था, पिछली सरकारों की बात बताता हूं। जब मैं सफर कर रहा था, मैंने एक चश्मा अपनी जेब में रखा था, बस में भीड़ थी, 4 लोग बस में चढ़े और उन्होंने मेरा चश्मा निकाल लिया। और निकालने के बाद एक उसमें से कहने लगा, भाई साहब ये आपका चश्मा है। मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि ये चश्मा मेरा है। ये मैं पिछली सरकारों की बात कर रहा हूँ। और आज मैं जाता हूँ तो वह मुक्त राज को देखता हूँ। निसंदेह इस समय चलने वाली सरकार ने राज के लिए अनेक कार्य किए। एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। जब कोविड चल रहा था, मेरे साले साहब झांसी के मेडिकल कॉलेज में दाखिल थे। जब वो वहां से आए, मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए सुविधाएं कैसी थी, तो उन्होंने जो बात कही वो बहुत ही उत्कृष्ट किस्म की बात थी कि जीजा जी, जो वहां पर सुविधाएं थी, ये आप मानिए किस जाति, किस धर्म, किस संप्रदाय, किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है ये मायने नहीं था, बल्कि प्रत्येक डॉक्टर हर मरीज के लिए बराबर कार्य कर रहा था। यह जान करके मुझको बेहद प्रसन्नता हुई कि कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोविड के दौरान एक एक्सीलेंट काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच बहन जी। थैंक यू सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पुरानी उत्तर प्रदेश की सरकारें थीं या पार्टियां थीं, तो उसमें आपने क्या कमी देखी? थैंक यू प्रीति जी। देखिए, सरकार का एक काम होता है कि उस राज्य में सबसे पहले लोगों को भयमुक्त करें, उनकी मूलभूत सुविधाएं उनको प्रदान करें। ये मैं नहीं कह सकता हूं कि वो सरकारें बहुत खराब थी, लेकिन ये सुनिश्चित था कि उन सरकारों में जब वो आई तो लोगों में एक भय व्याप्त हो गया, एक डर का माहौल व्याप्त हो गया। जैसा मैंने कि आपको एक अभी बस का एग्जाम्पल दिया है, ये उसी के दौरान की बात है। इवन ये हो गया था कि मैं जाने में कतराता था कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। और आपको एक बात बता दूं, मैं एक बार राजस्थान का किला देख रहा था, और राजस्थान के किले में एक सोने की पॉलिश है, तो वहां पर जो गाइड बता रहा था कि उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं, नाखूनों से जो गोल्डन पॉलिश है उसको खरोच करके अपने कुर्ते में डाल के ले जाते हैं। मैं आज इस माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं, अपने राज्य के लिए उत्कृष्ट काम करें, क्योंकि जब आप इस तरह की चीज सुनते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। कहीं भी आप रहें, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों में लोगों को मकान किराए से नहीं देते थे। मैं एक ऐसा उदाहरण हूँ, एक ही मकान में मैं 11 साल किराए से रहा, और आज भी वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आप जैसा मुझे व्यक्ति मिला आप रहिए। तो मैं सभी उत्तर प्रदेश के युवाओं से कहता हूँ कि देश के लिए, अपने राज्य के लिए निष्ठावान रहिए, तब भी हमारा राज उत्कृष्ट किस्म का बचेगा। नो डाउट उस दौरान भी काफी कुछ काम किए गए होंगे, लेकिन
आज की सरकार के मुकाबले वो बहुत कम थे, क्योंकि जो मैंने आपको पहले ही बताया है, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे रोड हो, चाहे भयमुक्त सरकार हो, और चाहे आप ये कहें मेडिकल की सुविधाएं हो, ये बहुत हद तक, प्रीति जी, बहुत हद तक बेहतर की गई हैं इस वर्तमान सरकार। सर बिल्कुल। सर मेरा सवाल है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की मूलभूत समस्याएं क्या हैं आपकी नज़र में? थैंक यू डॉक्टर अमृता जी। जो जहाँ तक मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म वहीं हुआ है, और जो मूलभूत सुविधा है, मैं किसी भी पार्टी का ये सपोर्ट ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अनेक काम किए हैं, लेकिन आज भी भ्रष्टाचार वहाँ पर है। क्योंकि जब मैं रोड पर जाता हूँ गांव के, तो रोड तो डला हुआ है, लेकिन उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आप चल नहीं सकते। जब मैं इस राज्य को देखता हूँ कि यहाँ पर लोग मोटरसाइकिल पर एक रेड़ा बनाए होते हैं, जिसमें वो अपनी दैनिक प्रक्रियाएं, खेती बाड़ी के काम, तमाम काम करते हैं। मेरे गांव में ऐसा क्यों नहीं है? जब मैंने देखा कि गांव में होगा कैसे, क्योंकि जो मोटरसाइकिल का बीच वाला पहिया है वो तो रोड पर चल ही नहीं सकता है। तो मेरा वर्तमान सरकार से जो आपने कहा है कि मूलभूत है, एक तो है शिक्षा पर जीरो लेवल पे काम करना पड़ेगा। तकनीकी शिक्षा का कितना बुरा हाल है ये वहां पर लोग देख सकते हैं। स्कूलों में आप देखिए, टीचर ही नहीं जा रहा है। अच्छा, मुझे कोई राजनीतिक भाषण या मुझे चुनाव में खड़ा नहीं होना है, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं कि कई गांव ऐसे हैं, सैकड़ों गांव ऐसे हैं, स्कूलों में वहां के बाहुबली लोग कब्जा किए रहते हैं। काफी हद तक हटे हैं, लेकिन पूर्णता में कहूं ये बिल्कुल सत्य नहीं है। इस दिशा में बहुत काम करने की आवश्यकता है, ताकि हमारी जब शिक्षा मजबूत होगी तो निस्संदेह वह राज्य तरक्की करेगा, स्वावलंबी बनेगा, और अनेक रोजगार के साधन वहां पर डेवलप होंगे, खुशियां आएंगी और भयमुक्त राज्य बनेगा। सर, उत्तर प्रदेश का निवासी होने के कारण मेरे मन में एक प्रश्न है सर, कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किन मुद्दों पर अपना मतदान करेगी? सर, इस पर कुछ प्रकाश डालें। डॉक्टर संत जी, बहुत बड़ा प्रश्न है। हर रैलियों में यही बातचीत हो रही है, लेकिन मैं 4-5 चीजें अवश्य कहना चाहूंगा, और मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि पहली चीज है वो है जाति, दूसरी है धर्म, तीसरा है संप्रदाय, और चौथा है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट राज। इनसे ऊपर उठ करके वोट डालें, क्योंकि अगर इनसे ऊपर उठ करके वोट नहीं डालेंगे, अगर किसी पर्टिकुलर जाति, पर्टिकुलर धर्म या पर्टिकुलर ओरिजिन को लेकर के आप वोट डालेंगे, तो आप अपने राज्य को कभी भी उत्कृष्ट और खुशहाल नहीं देख सकते। इसलिए जो सरकार, कई बार ऐसा होता है सरकार में एक पर्टिकुलर व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है और एक नहीं करता है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको अवश्य मतदान करें, क्योंकि वो आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। सर, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने बहुत सारी उपलब्धियां बताई इस गवर्नमेंट की, योगी सरकार की, और कुछ कमियां भी गिनाई जो कि नहीं हो पाया, या फिर हो सकता है कि उनका ध्यान ना गया हो उस पर। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर योगी सरकार फिर से सत्ता में वापस आती है, तो उसमें आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? कि क्या उनको और अलग से करना पड़ेगा ताकि उन कमियों को भी दूर किया जा सके? थैंक यू डॉक्टर विनीत जी। आपने, मुझे पता था ये प्रश्न आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी 10 मार्च को सभी को ज्ञान है कि नए सरकार का निर्माण होगा, और जैसा आपने कहा कि अगर योगी जी दोबारा आते हैं तो किन चीज़ों को आप बदलावों को देखना चाहते हैं। पहले तो मैं बदलाव ये देखना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाके में सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक जो गांव का व्यक्ति है उसमें ना तो पानी की अच्छी सुविधाएं हैं, ना ही सड़क की सुविधाएं हैं। लाइट तो है, लेकिन मैं एक बार ये देखता हूं, और जो भ्रष्टाचार जिस कदर से हो रहा है किसी भी सिस्टम में, आप देख लीजिए। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। मेरे गांव जाने में 3 या 4 पुल आते हैं। मैं ये दावे से कहता हूं कि 20 साल में वो शायद 10 बार तो बन चुके होंगे, लेकिन आज तक मैंने उन्हें ठीक नहीं देखा। तो ये सुनिश्चित किया जाए, एक अवधि सुनिश्चित की जाए कि जो निर्माण कार्य हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या है,
उसकी जो है जो तयशुदा जो ईयर है, वर्ष है, कितने साल तक ये जीरो डिफेक्टेड रहेगा, उस पर काम होना चाहिए। जो गांव में स्कूल है वहां टीचर जाते ही नहीं है, प्रिंसिपल पहुंच गया, कभी टीचर पहुंच गया, वहां के ग्राम प्रधान को 20 सूत्रीय कार्यक्रम लगाए जाएं कि वो सुनिश्चित करे कि अगर टीचर नहीं आता है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तीसरी है पशुधन। पशुधन पर काम ही नहीं हो रहा है, पशुधन आवारा घूम रहे हैं, उनके लिए स्ट्रांग प्रक्रिया की जाए और जिस व्यक्ति का पशुधन है उसको आवारा नहीं कहते हम, बल्कि हम ये कहते हैं उस पशु को आपने अनाथ करके भेजा है, उस व्यक्ति के प्रति कार्रवाई होना चाहिए। जब तक वो आपके लिए उपयोगी था आपने उसका पूरा दोहन किया। और जो चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ है वो है हमारा शिक्षा। मैं आपको याद दिलाता हूं कल्याण सिंह जी के समय को। एक समय यूपी की शिक्षा उत्तर प्रदेश बोर्ड पूरे इंडिया के अंदर डंका पीटता था। क्या आज उसमें होमवर्क करने की जरूरत नहीं है? आज उसमें बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत है। और जितने भी हमारे स्कूल लेवल हैं या हमारे डिग्री कॉलेजेज हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं और जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उसमें क्वालिटी का स्तर क्या चल रहा है, उसमें एडमिशन से लेकर के पूरे स्तर को चेक किया जाए तो वहां पर योग से योग युवा बनेगा। आज वहां का युवा, मैं जब देखता हूं कि गुटखा इतना ज्यादा चल रहा है, युवा बहुत ही कमजोर होता जा रहा है। उस युवा को ऊपर उठाना होगा। उस युवा को चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे दूसरे प्रकार का कोई भी नशा हो, उससे उसको मुक्त करना होगा। इसके लिए योजनाएं बनानी होंगी, स्पोर्ट्स क्लब बनाने होंगे गांव में और उनको डेडिकेटेडली लोगों को जोड़ना होगा। और जितनी भी कन्याएं हैं, जितनी भी बालिकाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उनके लिए अलग से नीतियां तैयार करनी होंगी, शिक्षा के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। मुझे यह कहने में बहुत बुरा लग रहा है कि जितनी भी सरकारें हैं या मीडिया पर या जो भी यहाँ पर बड़ी बड़ी जो है ऐलान किए जा रहे हैं, फ्री फ्री फ्री, क्यों निकम्मा बना रहे हो सभी को? क्यों निकम्मा बना रहे हो? इतने निकम्मे ये हो जाएंगे कि एक दिन हम तरसेंगे कि योग व्यक्ति नहीं है। योग बनाइए, निकम्मा नहीं बनाइए। आप आवश्यकताओं को डेवलप करिए, तब आपका राज उत्कृष्ट किस्म का बनेगा। अभी देवी अहिल्या सीरियल आता है, आप देखिए उसमें कि अपने राज को योग बनाने के लिए, अपने राज को सशक्त बनाने के लिए उसने कोई चीज फ्री नहीं दी, लेकिन यस, उसने जो चीज डेवलप की है वो ये डेवलप किया है कि हमारे राज के पुरुष हो, महिला हो, युवा हो, बच्चे हो, पशुधन हो, उसको किस तरह से उपयोगी बनाया जा सके, ये काम करना बहुत 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 आवश्यकता है। अगर योगी जी की सरकार आती है, वह मुक्त के साथ, जिस तरह से मैं कहता हूं, अगर मैं एक टीचर हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, तो मेरा ट्रांसफर कर देते। क्या ट्रांसफर सॉल्यूशन है? अगर एक गुंडा काम करता है, एक बिल्डोजर की भाषा बोली जाती है, शूट कर दिया जाता है। आज उत्तर प्रदेश में यही करने की आवश्यकता है कि अगर मैं टीचर हूं और मैं पढ़ा नहीं रहा हूं तो सस्पेंड करिए, इमीडिएट टर्मिनेट करिए। और जितने भी कर्मचारी हैं, अगर भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं, उनको टर्मिनेशन के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप देखिए, स्वर्णिम उत्तर प्रदेश बनेगा, स्वर्णिम, जिसको मैं स्वयं नमन करने जाऊंगा, क्योंकि वो मेरी पैतृक धरती है और मैं चाहता हूं कि उसको बनाने में जो भारतीय जनता पार्टी है कोई कसर नहीं छोड़ेगी। साधु साधु। सर, आपका एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक में बहुत एक्सपीरियंस रहा, बहुत जाने माने हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप सरकारी क्षेत्र में जाके और वहाँ कुछ इस क्षेत्र में कुछ काम करने की ज़रूरत है, आपको वहाँ जाना चाहिए? डॉक्टर बालक जी, आपने बहुत उम्दा प्रश्न पूछा है। कई बार मैं बुंदेलखंड में जन्मा हूँ और एक बार आपको मैं बता दूं, यह कहते हुए मुझे दुख होता है कि जिस विश्वविद्यालय जो बुंदेलखंड वहाँ है, उसका स्तर पूरे देश में क्या है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरा अपना ये मानना है, उत्कृष्ट किस्म में जिस दिन व्यक्ति आ जाएंगे, वही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय देश की नामी गिरामी विश्वविद्यालयों में आएगा। जहां तक आपने कहा है कि सरकारी सेवाएं, हाँ, अवश्य कोई मौका मिलता है मैं जरूर करूंगा, लेकिन अपने कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों से मैं कभी नहीं हटता हूं। धन कमाने की आवश्यकता कितनी है, कितना धन चाहिए, क्योंकि वो तो कभी भी पूर्ण हो ही नहीं सकता है। जहां तक आपने मुझे 25 साल से देखा है एकेडमिक में, प्राइवेट कॉलेज में, और जहां जहां रहा हूं, मैंने तो मिट्टी से धन उगाया है और उन कॉलेजों के लिए, उन बच्चों के लिए अपना सर्वस्व लगाने का प्रयास किया है।
और अगर कभी ईश्वर ने ऐसा मौका दिया, अगर किसी राज्य सरकारों ने ऐसा मौका दिया, मैं आज इस माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 6 महीने से 7वें महीने में नहीं लगेगा और दर्पण दिखा दूंगा कि उसकी चमक, उसकी वैल्यू, उसका क्षेत्र और उसकी हकीकत क्या है, और बाहर आकर के वो दिव्य होकर के और चमकेगा। ये मेरी गारंटी है। सिर्फ लोगों को कार्य करने की आवश्यकता है। आज लोग कहते हैं, मैं एक बात अवश्य इसमें जोड़ना चाहता हूं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म को योग्य बनाइए। मैं रोज पूजा करके आता हूं, रोज मैं माला जप के आता हूं। यहां पर हमारे संस्थान में एक योग देवी पीठ है, वहां सिर्फ माथा नमा के मैं उसमें 4 घंटे लगाने लगूं? मैं नहीं लगाता हूं। हाँ, मैं सुबह पूजा करके आता हूं क्योंकि मैं कर्म करना चाहता हूं। जिस कर्म के लिए मुझे उठाया, मैं पहले वो चाहिए। लेकिन आज अगर बहुत ज्यादा धर्म की तरफ आप झोंक देंगे वोट बैंक के कारण, तो बंदा कर्म योगी नावर करके आडंबरों में पड़ जाएगा। तो आडंबरों से मुक्त होकर के इसी तरह से कोई भी संस्थान हो, कोई भी व्यक्ति हो, सिर्फ अपना कर्म करने लगे, सिर्फ और सिर्फ कर्म करने लगे, 100 समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये मेरी गारंटी, मैं ताम पर लिख सकता हूं। थैंक यू। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि राजनीति में क्या भाषा का चयन ठीक है? डॉक्टर विवेक जी, कई बार मैं भी उद्वेलित हो जाता हूँ। बहुत ही मन में, दिमाग में और विचारों में बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्बैलेंस समझता हूँ। उसका कारण यही है कि आज टीवी चैनल पर बड़े बड़े यंगस्टर आकर के बैठते हैं और किस भाषा का उपयोग करते हैं, मुझे समझ से बाहर है। मैं इस माध्यम से भी सभी से कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, भाषा एक वो वस्त्र है जो अच्छे से अच्छे खराब व्यक्ति को आपको नस्त मस्तक करने के लिए मजबूर कर देती है। तो अपनी भाषा पर लगाम रखें, अपने विचारों पर लगाम रखें। ऐसे विचार प्रकट नहीं करें जिससे लोगों में इस तरह की भावना उत्पन्न हो जो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाती रहे। क्योंकि आज वो किसी और को नुकसान पहुंचा रही है और हम प्रसन्न हैं, कल आपको भी नुकसान पहुंचाएगी। आज का पुत्र हो, वो जब टीवी पर देखता है तो पिता के प्रति कैसा आचरण करेगा, अपने भाई के प्रति कैसा आचरण करेगा, अपनी बहन के प्रति कैसा आचरण करेगा। जब मैं छोटा था, मैंने देखा था कि प्रधानमंत्री, गवर्नर, आपके राष्ट्रपति, ये जितने भी लोग हैं, ये इतने ऑनरेबल हैं, इतने रिस्पेक्टेड हैं कि इनका एक बार नाम लेने के लिए अदब से नाम लिया जाता था और 3 बार सोचना पड़ता था। आज क्या हो रहा है हमारे सिस्टम में? इसको हकीकत में लाते हुए कोई ना कोई नियमावली होनी चाहिए। टीवी चैनलों पर जितने भी डिबेट हों, उन डिबेटों में आप बातचीत करिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर के बातचीत करना निषेध होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, तब तक हमारे देश में अराजकताएं और बढ़ती जाएंगी। आजकल तो लोगों को ये लगने लगा है कि आप जितना अंट बोलिए उतने ही आप ज्ञानी कहलाएंगे और आपको कोई ना कोई पद मिल जाएगा। तो इस चीज से बाहर निकलना चाहिए। जितना आप किसी के लिए बुरा बोलेंगे, दूसरी पार्टी आपको उठा लेगी। इस होड़ में लगे हुए हैं लोग। इस होड़ से बाहर आए, योग लोगों का चयन करें और योग्यता के अनुसार उनको मापदंड करके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पैमाने पर लाएं। तो मैं समझता हूं श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ राज बनने में कहीं देरी नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर, मैं विवेक जी के प्रश्न से अपने प्रश्न को जोड़ते हुए आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसा कि ओवैसी साहब हैं जो मुखर होके बोलने के लिए जाने जाते हैं, तो अभी उनके साथ एक घटना हुई जिसमें कुछ लोगों ने उनके गाड़ी पे फायरिंग की। तो आप उसमें सर क्या प्रकाश डालना चाहते हैं? बहुत अच्छा डॉक्टर विनीत जी प्रश्न पूछा है। तो पहले तो मैं सर्वप्रथम, ये बहुत दुखद घटना थी, मैं इसका पूरी तरह खंडन करता हूं और इसमें मैं 3 चीजें अपनी तरफ से कहना चाहता हूं। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सारथी ओवैसी की गाड़ी चला रहा था, मैं उसको नमस्कार करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। हर सारथी का पहला कर्तव्य होता है कि अपने मालिक को बचा के ले जाए। उसने सामने वाली गाड़ी में 2 टक्कर मारी और ओवैसी को बाहर लेकर किया। तो पहला। दूसरा, ड्राइवर जो पीछे था, जो किसी और की गाड़ी चला रहा था,
उस सारथी को मैं नमस्कार करना चाहता हूं कि उसने क्रॉस मारते हुए उस व्यक्ति को टक्कर मारी जो गोली चला रहा था बिना निर्भय के। इन दोनों लोगों को, राज्य सरकारों को, मैं तो कहता हूं ओवैसी जी को किसी प्लेटफॉर्म पर उनको सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ऐसा होने लगेगा लोग, जो सारथी है वो दोगलापन नहीं करेगा और अपने मालिक के लिए अपनी जान निछावर कर देगा। तीसरी चीज, मैं राज्य सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुछ ही क्षण, कुछ ही घंटे के अंदर उन्होंने दूसरा अपराधी भी पकड़ लिया और दोनों को अरेस्ट करके। हाँ, घटनाएं हो जाती हैं, हो सकती हैं, कई पार्टियां इसका दूसरा मतलब निकालना चाहती थी, कई पार्टियां इसका उपयोग में लाना चाहती थी वोट बैंक के लिए, लेकिन ये निस्संदेह पूर्णतया गलत है। तो हमारी जो राज्य की सरकार की पुलिस है उसने तुरंत एक्शन लिया और उसको धर दबोचा, और जो भी नियम के अनुसार उसको सजा होगी वो अवश्य दिलाई जाएगी। तीसरी और चौथी चीज जो मेरी महत्वपूर्ण है कि कोई भी घटना किसी की भी सरकार में हो सकती है, लेकिन उसका ऊपर से एक पोछा लगाना, उसको खत्म करना, ये गलत है। मुझसे एक व्यक्ति ने कहा कि सर, जब ओवैसी में वो गोली मार रहा था तो गाड़ी के नीचे लगी थी, ओवैसी में कैसे मारा? हमने, भाई साहब, गोली के सामने खड़े होकर के देखिए, जब ट्राइगर दबता है उसको खुद नहीं पता होता है सामने वाले को कि किस गति और किस एंगल से गोली जा रही है, इतना भयभीत हो जाता है। वो तो परमात्मा का शुक्र है कि गोली नीचे लगी और ओवैसी जी सही सलामत है। मैं उनकी लंबी आयु के लिए दुआ करता हूं, क्योंकि इस तरह से कोई भी, किसी भी राज्य का, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, अब मैं ये कहता हूं कि कोई भी चीज जो खराब है और जो दंडनीय है उसको दंडनीय कहना चाहिए, बिना ये सोचे कि मैं किस पार्टी का हूं, बिना ये सोचे वो किस धर्म का है, बिना ये सोचे वो किस जाति का है। जब तक ये नहीं उठेंगे, इस तरह के क्रिमिनल माइंड पैदा होते रहेंगे। और इन क्रिमिनल माइंडों के लिए, इसीलिए मैंने कहा है कि जब शिक्षा का विकास होगा, लोगों में नई तकनीकी आएंगी, रोजगार का विकास होगा, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप इन्वॉल्व होंगे। हाँ, कई बार राजनीतिक मुद्दों पर कई लोग बहुत बहुत शब्द कह जाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं गोली लेकर के चल पड़ूं। तो मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, जो बड़ी निष्ठा और लगन और डेडिकेशन से करके उखाड़ फेंकते हैं किसी भी तरह के इस तरह दंडनीय कुकर्म को। सर, अंतिम समय में अब इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपके मन के उद्गारों के लिए आपको सबसे पहले साधुवाद सर। और मैं समझता हूं इस प्रश्न के बिना ये परिचर्चा पूरी नहीं होगी, और वो प्रश्न ये है, क्या भविष्य में आपका राजनीति में जाने का कोई विचार है? डॉक्टर मेहन जी, ये बड़ा कठिन सा प्रश्न है, लेकिन मैं सरल भाषा में जरूर बता देना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति राजनीति में है, जाना चाहता है या आगे जाएगा, पहले एक राजनीति या पॉलिटिक्स एक ऐसा शब्द था कि आप लोगों की सेवा के लिए जा रहे हो, जिसमें आपका घर परिवार या आपके रिश्ते नातेदार वो सेकेंडरी या थर्ड चीज होते थे। आज राजनीति में जो लोग आ रहे हैं वो इसलिए आते हैं कि सबसे पहले 5 पीढ़ी का हिसाब यहाँ पर तय करके रख लीजिए, वो खुद है या नहीं है, लेकिन 5 पीढ़ियों का हिसाब रखिए, ऐसा करते हैं। हाँ, मुझे अगर मौका मिला और जिस दिन मैं राजनीति में जाऊंगा, मैं इस मंच से, इस खुले आकाश के नीचे कहता हूं, उस दिन घर बार त्याग करके जो मिनिमम मेरी आवश्यकता होंगी उसके साथ राजनीति में आऊंगा, और ये मैं बताऊंगा कि कार्य कैसे किया जाता है। जब तक इस प्रकार का भाव, जब तक इस प्रकार की चीज कि मैं राजनीति में इसलिए आया हूं कि लोगों की सेवा करना चाहता हूं, नहीं आएगा, सिर्फ एक पाखंड सा दिखता रहेगा। बहुत कम राजनीतिक लोग बचे हुए हैं जो देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, अगर कभी मौका मिला, क्योंकि अभी मेरी मिनिमम जिम्मेवारियां हैं, जिसमें हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, थोड़े जब ये बड़े हो जाते हैं और मैं अपने कर्तव्य से पूर्ण हो जाता हूं, उस दिन एक बार जरूर आऊंगा और ये बताऊंगा कि कार्य कैसे किया जा सकता है। इसके लिए सभी को आपने आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो उद्गार थे, ये जो विचार थे, सिर्फ ये विचार एक नैतिक रूप से मूल विचार है। किसी भी राजनीति, धर्म, संस्थान, किसी से भी ओतप्रोत नहीं है।
ताकि लोगों को गलतफहमी इसमें गुणा भाग ना लगाएं। सिर्फ गुणा भाग इतना लगाएं कि उत्तर प्रदेश के जो अभी चुनाव हो रहे हैं, सही कैंडिडेट चुन करके अपने राज को देश के उत्कृष्ट पृष्ठ पे लाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और देश के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन करता है। सो पुनः आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू वेरी मच जो आपने इस उत्कृष्ट कार्य के लिए। थैंक यू।